कल्पना कीजिए कि अचानक आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां औरतें पुरुषों से अधिक ताकतवर और सीधी हों, जबकि पुरुष कमजोर और आज्ञाकारी। वहां पहुंचते ही वह देवी जिसने आपको इस दुनिया में बुलाया है आपको बताती है कि पृथ्वी पर वापस जाने का केवल एक ही तरीका है। आपको इस नारी प्रधान दुनिया में एक सच्चा मर्द बनना होगा, जबकि यहां सारे पुरुष केवल चुपचाप बैठे रहते हैं और औरतों के पहल करने का इंतजार करते हैं और औरतें आक्रामक होकर पुरुषों का पीछा करती हैं। अब आपके सामने यह काम है कि आप इस पूरी पटकथा को पलट दें और साबित करें कि पुरुष भी पहल कर सकते हैं और चीजें अपने दम पर कर सकते हैं, या फिर आप हार मान लें और रोज औरतों द्वारा सताए जाए और इस दुनिया में ही हमेशा के लिए फंस जाए। इस मनहवा को देखकर आपका भी मन करेगा, काश इस कहानी में मैं भी होता। बस आगे देखते रहिए। हमारे नायक का नाम है जांग हा। चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह ऐसा लड़का है जो काम के बाद रोज अपने भाइयों के साथ दारू पीने निकल जाता है और लड़कियों पर बिना हिचकिचाहट लाइन मारता है। लेकिन अभी उसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये कैसा जेंडर बेंडर मामला है? क्या ये कोई सपना है? वह खुद से पूछता है। वह बताता है कि वह काम के एक तनावपूर्ण दिन के बाद घर जा रहा था। तभी अचानक पूरा माहौल लाल हो गया। शहर के सभी लोग गायब हो गए और अगली ही पल वह एक सुंदर, नौजवान, आकर्षक लड़के के रूप में जाग उठा, सारी पुरानी यादों के साथ। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो पूछती है, क्या तुम उठ गए? अंदर आते ही वो आवाज कहती है, अरे वाह, तुम आज तो जल्दी उठ गए। क्या तुम्हारे दोस्त लॉन्ग के साथ तुम्हारी शॉपिंग की मीटिंग नहीं थी? तुम्हारे दादा ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए ऊंट का दूध और बच्चों के लिए भी ऊंट का दूध बनाकर रखा है। वो कहती हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें लॉन्ग से सीखना चाहिए कि कैसे अपना ध्यान रखा जाता है। जल्दी खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ। उसके दादा दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। हाउ पूरी तरह से उलझन में है और सोचने लगता है, ये सब क्या चल रहा है? मैं एक लड़का हूं और मुझे लड़कियों की तरह तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, और मैं गुड़िया के साथ क्यों सो रहा हूं? वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? और ये चांद कौन है? क्या ये मेरे पिता का नाम है? और ये लॉन्ग कौन है? मुझे मेकअप करके शॉपिंग क्यों जाना पड़ेगा? क्या मैं पागल हो गया हूं? तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, जल्दी से दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर उसे याद आता है कि असली दुनिया में भी उसके एक दोस्त का नाम लॉन्ग था। वो एक बॉडी बिल्डर था जिसके शरीर पर टैटू भी थे। वो बहुत बहादुर और शक्तिशाली था जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उसे याद आता है कि लॉन्ग ने एक बार उससे कहा था, चलो स्मूदी पीते हैं साथ में। हाउ सोचता है कि अगर ये वही लॉन्ग है तो बहुत मजा आएगा। वो जल्दी से अपने कपड़े बदलता है और भागते हुए कहता है, लॉन्ग मेरे लिए 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। वो कहता है कि यह मर्द बनने की उसकी पहली कहानी है और अब वो इस रास्ते पर चल पड़ा है। हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही सुंदर, लंबे बाल वाला दिख रहा है। उसका नाम है लॉन्ग लॉन्ग। अब वो हॉन्ग से कहता है, अब ये मत कहना कि मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। क्या होगा अगर कोई मुझे किडनैप कर ले? तभी हाउ बाहर आता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो चारों तरफ देखता है और चिल्लाता है, भाई तुम कहां हो? तब वो सुंदर व्यक्ति कहता है, मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं, दिख नहीं रहा क्या? तभी हाउ के पिता लॉन्ग से कहते हैं, लॉन्ग तुम आ गए। लॉन्ग उनके पास जाकर कहता है, अंकल हेलो, मैं यहां हाउ से मिलने आया हूं। हाउ पूरी तरह से भ्रमित है कि यह सब क्या चल रहा है। हाउ के पिता लॉन्ग को अपने पास बुलाते हैं और हाउ से कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें भी ऐसे रहना चाहिए जैसे मैं अपनी शादी से पहले रहता था। चलो जल्दी से चलते हैं और इसका स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं। यह सुनकर हाउ के तो होश ही उड़ जाते हैं। हाउ हमें उस दुनिया के बारे में बताता है जहां वो आ चुका है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। पुरुषों की जगह महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं की जगह पुरुष। हाँ, गर्भवती होने की प्रक्रिया नहीं बदली है, सिर्फ भूमिकाएं बदली हैं। यहाँ की ऐतिहासिक हस्तियां, यहाँ तक कि महारानियां भी महिलाएं हैं। पुरुष घर का काम करते हैं जबकि महिलाएं मजदूरी और कठिन काम करती हैं। उनकी सेहत, शरीर और ताकत पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। इस दुनिया में पुरुष इतने कमजोर हैं
कि वो एक बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकते और उनकी सहन शक्ति भी बहुत कम है। यहाँ पुरुष ही बच्चे पालते हैं। इस दुनिया में लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसके कारण पुरुषों की संख्या काफी कम हो गई है। यहाँ के पुरुष लड़कियों की तरह ही दिखते हैं। ये दुनिया बिल्कुल उलटी है। हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो हाउ और लॉन्ग को देखकर मुस्कुरा रही हैं। हाउ और लॉन्ग हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं और हाउ की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। तभी लॉन्ग कहता है, चलो जल्दी से शॉपिंग मॉल चलते हैं और कुछ बढ़िया खरीदते हैं, जैसे नेल पॉलिश या मास्क, ताकि हमारी त्वचा और बेहतर हो सके। पीछे से लड़कियां उन पर लाइन मार रही हैं। लॉन्ग आगे कहता है, मेरी कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है कि कौन सा मास्क सबसे अच्छा है। हमें एक पेपर स्प्रे भी खरीदना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे आवारा मर्द घूम रहे हैं। यह सुनकर हाउ का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है, यह कैसी दुनिया है जहां पुरुष महिलाओं में बदल गए हैं और महिलाएं पुरुषों में। मैं ये सब और नहीं झेल सकता। तभी उन्हें एक टैटू की दुकान दिखती है। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए हाउ लॉन्ग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर वहां ले जाता है। वो जबरदस्ती दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, लड़कियों, हमें एक ड्रैगन टैटू चाहिए। लॉन्ग यह देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, हाउ, तुम पागल हो गए हो क्या? हाउ का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वो कहता है, मैं पागल नहीं हुआ हूं। आज मैं तुम्हें असली मर्द होने का एहसास कराऊंगा। दुकान में दो लड़कियां टैटू बना रही होती हैं। एक लड़की कहती है, छोटे लड़कों, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम इतनी आसानी से टैटू नहीं बनवा सकते। दूसरी कहती है, क्या तुम अच्छे लड़के नहीं हो? तुम यहां टैटू बनवाने क्यों आ गए? ये सुनकर हाउ का सब्र टूट जाता है और वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मर्द क्या कर सकता है। तुम सब मुझे बेवकूफ और लड़की समझ रही हो। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है, उन दोनों लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनकी नाक से खून बहने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारी दुनिया में एक लड़का किसी लड़की को कपड़े उतारते हुए देखे। हाउ यह देखकर कहता है, तुम सब बेवकूफ हो। लॉन्ग उसे ढकने की कोशिश करता है और कहता है, हाउ, तुम पागल हो गए हो। जो लड़कियां टैटू बना रही होती हैं, वो पैसे उड़ाना शुरू कर देती हैं और दूसरी ठंड के मारे कांपने लगती है। दोनों खुशी से चिल्लाने लगती हैं। हाउ चिल्लाता है, आज मैं असली मर्द बन गया हूं। उस स्थिति से निपटने के बाद हाउ घर लौट आता है और बहुत थक चुका है। वो कहता है, मैं इस जिंदगी से थक चुका हूं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो सामने एक प्यारी लड़की को देखता है जिसका नाम झांग जी है और जो हाउ की बहन है। हाउ को पता चलता है कि वो उसकी सौतेली बहन है, क्योंकि उसके पिता ने दोबारा शादी की है। वो उसे देखकर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं गलती से गलत घर में आ गया। अगले सीन में हम खाने की मेज पर बैठे हैं। हाउ पूरी तरह से उलझन में है और सोचता है, ये सब क्या चल रहा है? एक औरत मेरे घर पर क्या कर रही है? तभी उसके पिता और उनकी नई पत्नी दिखाई देती हैं और साथ में उसकी बहन क्वीन भी। उसके पिता हाउ से कहते हैं कि उसकी चाची और बहन क्वीन हैं। हाउ माफी मांगता है क्योंकि वो सब कुछ भूल गया था। उसकी चाची कहती है, कोई बात नहीं। हाउ को कई चीजों से निपटना पड़ता है। तभी हाउ को कुछ यादें वापस आती हैं। उसे याद आता है कि उसके पिता ने शादी कर ली है और उन्होंने एक नया घर लिया है जहां वे सब एक साथ रहते हैं। उसकी बहन क्वीन उसे लगातार घूर रही है, जैसे कि हमारी दुनिया में एक लड़का किसी लड़की को देखे। हाउ ये सब नहीं झेल पाता और अपने पिता से कहता है, मेरा पेट भर गया है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। अपने बिस्तर पर लेटकर हाउ सोचता है कि वो बहुत थक चुका है। वो कहता है, क्या मैं सच में इस दुनिया में आ चुका हूं जहां सब कुछ उल्टा है, जहां मेरे पिता और लॉन्ग भी ऐसे ही बन गए हैं? क्या मैं भी भविष्य में ऐसा बन जाऊंगा? क्या मैं किसी की पत्नी या बेटी बनूंगा? मैंने यह भी सुना है कि यहां पुरुषों को भी पीरियड्स होते हैं। यह सोचकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं किसी की पत्नी नहीं बनूंगा, मुझे कुछ करना होगा। गुस्से में वो अपना टेडी बियर फेंकता है जो सीधा जाकर उसकी बहन क्वीन के गालों पर लगता है। वो दरवाजा खोलकर खड़ी है। हाउ हैरान है। क्वीन हंसने लगती है और धीरे धीरे उसके पास आती है। वो हाउ के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे देखकर हाउ घबरा जाता है और कहता है, बहन क्वीन, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
क्वीन उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लेती है और पूछती है, क्या तुमने अपनी बहन को याद किया? हाओ की हालत बहुत खराब हो रही होती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। क्वीन पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें बुखार है? यह सब देखकर हाओ बेहोश हो जाता है। उसकी बहन घबरा जाती है और कहती है, हाओ, तुम्हें क्या हुआ? हाओ की नाक से खून बहने लगता है। वो कहता है, बहन, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में आना इतना भी बुरा नहीं है। अंधेरी सुनसान रात से होती है। आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा है, एक पूर्ण चंद्र की रात। जंगहां अपने बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसे आवाज देकर जगा रही है। जल्दी उठो, जंगहां। उसकी आंखें खुलती हैं और वह हड़बड़ा कर उठता है। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आया है और मुझे कौन जगा रहा है? जैसे ही वह अपनी आंखें मलता है, देखता है कि एक लड़की उसके सामने बैठी है। वह इतनी खूबसूरत है कि जैसे कोई परमाणु बम, नहीं, न्यूक्लियर बम। सच में, अगर आप हां कहेंगे तो मुझे जरूर बताना। वह लड़की सीधे जंगहां के बगल में आकर बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। यह देखकर जंगहां बहुत डर जाता है और चिल्लाता है, तुम कौन हो और यहां मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूं? तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, मैं वही हूं जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस ब्लू मून की रात को। यह सुनकर जंगहां सोच में पड़ जाता है और कहता है, तभी मुझे कुछ याद आया। हां, मेरी दुनिया में आने से पहले चांद पूरी तरह से लाल हो गया था, जिसे हम डेड मून कहते हैं। वह पूरी तरह से हैरान होकर पूछता है, तो तुम थी जो मुझे यहां लाई हो, और तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे हम बचपन के दोस्त हों। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? आखिर तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वह लड़की अपना परिचय देती है, मेरा नाम गॉड्स ऑफ ब्लू मूनन है। तुम सही समझे, मैं इस ब्रह्मांड की देवी हूं। मैंने तुम्हें यहां इसलिए भेजा क्योंकि तुम बहुत समय से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी शिकायतों से मेरे कान पक गए थे। और तो और, अपनी पुरानी दुनिया में तुम एक अकेले वर्जिन बनकर रह गए थे। इस दुनिया में हर लड़की एक लड़की है और तुम किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हो। फिर तुम्हारी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों है? यह सुनकर जंगहां चौंक जाता है और चिल्लाता है, ओह, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने तो इसे गंभीरता से ले लिया। इस दुनिया में कोई भी सामान्य लड़की नहीं है। मुझे जल्दी से मेरी दुनिया में वापस भेजो। देवी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह कहती है, तुम कितने एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज सकती हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा। कैसा काम? जंगहां उत्सुकता से पूछता है। देवी उसे समझाना शुरू करती है, अपनी पुरानी दुनिया में तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम एक असली मर्द बनना चाहते हो। याद है, तुमने मुझसे प्रार्थना की थी कि लड़कियों को हमेशा क्यूट करना चाहिए और एक असली मर्द को टफ होना चाहिए। यह वह चीज है जो तुम्हें एक असली मर्द बनाती है। और तुमने यह भी कहा था कि एक असली मर्द अपनी मुट्ठी से बोतल का ढक्कन खोल सकता है ना? तो तुम्हारा काम बहुत आसान है। अगर तुम इस नारी प्रधान दुनिया में एक असली मर्द बन गए तो तुम्हारे पास अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका होगा, लेकिन तब तक तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। और अगर तुम यह काम पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। यह सुनकर जंगहां का मुंह सूख जाता है। वह कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम मुझे यह सब करने के लिए मजबूर क्यों कर रही हो? और वह भी इस दुनिया में जो औरतों से भरी है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देवी हंसने लगती है और कहती है, क्या यह सच में इतना बुरा है? अचानक देवी वहां से गायब हो जाती है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुनिया में अच्छे से रहोगे। यह देखकर जंगहां चौंक जाता है। रुको एक मिनट, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आखिर में जंगहां चिल्लाता है, देवी तो ऐसे ही चली गई बिना कुछ बताए। मुझे तो यह भी पूछना था कि एक असली मर्द कैसे बना जाता है। रात इसी तरह गुजर जाती है। अगली सुबह जंगहां की आंखें खुलती हैं। वह जम्हाई लेते हुए मन में सोचता है, मुझे लगता है मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा था।
लेकिन जैसे ही वह अपने बगल में देखता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। एक कपड़े को देखकर वह कहता है, तो वह सपना नहीं, हकीकत थी। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अपना माथा पकड़कर कहता है, मुझे कैसा महसूस करना चाहिए, यह तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं इस दुनिया में, यह तो समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैंडसम हूं। यहां तो मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले मुझे इस दुनिया के बारे में पता लगाना होगा और यह कैसे काम करती है, यह समझना होगा। वह यह भी महसूस करता है कि उसकी बॉडी की यादें अभी तक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज नहीं हुई हैं। वह खुद को ताजा करता है और बाहर चला जाता है। अगले सीन में जंग हां अखबार, इंटरनेट और हर जगह से जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। सारी जानकारी पढ़ने के बाद वह सोचता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह किस तरह की जगह है? वह एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा था कि एक 21 साल के कॉलेज छात्र को दूसरी कंट्री में बेच दिया गया है ताकि वह एक अमीर लड़की से शादी कर सके। वह कहता है, अरे वाह, क्या दुनिया है, एक लड़के को अमीर लड़की से शादी करने के लिए बेच दिया गया है। एक और आर्टिकल में लिखा था कि एक लड़के ने अपनी बाइक को बर्बाद कर दिया। ये सारी खबरें पढ़कर जंग हां का दिमाग हिल जाता है और वह बहुत डर जाता है, पसीने से भीग जाता है। सिर्फ यही नहीं, सबसे बुरी बात तो यह है कि इस दुनिया की लड़कियां इस बात पर भी रिसर्च करती हैं कि कोई लड़का वर्जिन है या नहीं। वह घबराकर कहता है, यह तो पूरी तरह से बवाल है। वह बताता है कि साइंटिफिकली कहा जाए तो यहाँ के पुरुष बहुत ज्यादा फेमिनिन हैं। उनकी शारीरिक बनावट और समस्याएं बिल्कुल वैसी हैं जैसी उसकी असली दुनिया में लड़कियों की होती हैं। ये सब सुनकर उसका दिमाग और भी ज्यादा घूम जाता है। ये दुनिया मेरे लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। यहां से अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह यह सोचते सोचते परेशान हो जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वह सोचता है, रुको, ऐसा नहीं है। अगर मैं इन सब बातों को एक तरफ रखूं और उस रेड मून की घटना पर रिसर्च करूं तो शायद मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए। वह वापस से होश में आता है और कहता है, रेड मून की रात को कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आ गया। मुझे साइंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर मैं किसी को पैसे देकर रिसर्च करवाऊं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैं किसे काम दूंगा? मैं तो यहाँ एक गरीब स्टूडेंट हूं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी को काम पर रख सकूं। वह पूरी तरह से निराश हो जाता है। तभी वह खुद को हिम्मत देता है और खड़ा होते हुए कहता है, खैर, इस थ्योरी से मैं बाद में निपटूंगा, और बाहर जाने लगता है। अचानक उसकी बहन उसे आवाज देती है, क्या तुम जग गए? उसकी बहन इतनी खूबसूरत है कि जैसे कोई परमाणु बम, नहीं, एटॉमिक बम। वह कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे? अपनी बहन को देखकर जंग हां का चेहरा लाल हो जाता है। वह कहता है, हाँ, नाश्ता अच्छा लग रहा है, और नाश्ता करने के लिए चला जाता है। वह मन में सोचता है, ठीक है, फालतू बातें दिमाग से निकालो, यह इतना बुरा भी नहीं है। गॉड्स ऑफ ब्लू मून ने एक बात तो सही कही है, अगर इस पूरी दुनिया की लड़कियां मेरी बहन की तरह हैं तो यह इतना बुरा भी नहीं है। इस विचार के साथ सामने आईने में जो चेहरा था वह उसका ही था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम और आकर्षक। उसे लगा जैसे उसने रातों रात प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो। अपनी पुरानी दुनिया में वह भले ही एक आम इंसान था, लेकिन इस नई दुनिया में उसकी काया बेहद खास थी। अपने इस नए रूप पर फिदा होकर वह गर्व से स्कूल के लिए तैयार होने लगा। मगर घर का माहौल भी कम अजब नहीं था। जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी सौतेली मां अपने पति यानी उसके पिता को छेड़ रही थी। यह देखकर वह हैरान रह गया, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा हो रहा था। तभी उसकी बहन ने उसे प्यार से नाश्ते के लिए बुलाया। नाश्ते के बाद वह अपने दोस्त लौंग के साथ स्कूल के लिए निकला। लौंग ने आते ही उसकी बांह पकड़ ली जैसे वे कोई प्रेमी प्रेमिका हों और उसे एक नई लिपस्टिक दिखाने लगा। लौंग की ये हरकतें हाउ को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। उसे एक पल के लिए बहुत गुस्सा आया। उसने लौंग का हाथ झटकते हुए कहा कि वह एक असली मर्द है और उसकी सोच ऐसी नहीं है। हाउ ने साफ शब्दों में कहा कि एक असली मर्द की परिभाषा अलग होती है, जो ताकत और मर्दानगी पर आधारित होती है। यह सुनकर लौंग ने उसे ताना मारा कि अगर उसकी यही सोच रही तो वह कभी शादी नहीं कर पाएगा।
अभी दोनों की बहस जारी ही थी कि उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उन्हें घूर रही थी। लॉन्ग डर गया, लेकिन हाउ ने अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ ने कहा, मैं यहां हूं। अगर उसने हमें कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे एक ही थप्पड़ में भगा दूंगा। लोंग को हाउ की यह बात मजाक लगी। उसने कहा कि तुम तो एक ईंट भी नहीं उठा सकते। यह सुनकर हाउ जोश में आ गया और अपने फाइटर क्लब और जिम के पुराने दिनों की बातें करने लगा। तभी लॉन्ग उसे खींचकर वहां से भगा ले गया। भागते भागते वे दोनों थक गए और स्कूल पहुंच गए। स्कूल का नजारा देखकर हाउ की आंखें खुली की खुली रह गईं। यहां सब कुछ उल्टा था। लड़कियां लड़कों को परेशान कर रही थीं और लड़के लड़कियों से मदद मांग रहे थे। एक लड़का एक लड़की से पानी की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए कह रहा था। यह देखकर हाउ को अपनी मर्दानगी साबित करने का मौका मिला। उसने बोतल छीन ली और पूरी ताकत लगाकर ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा, मगर ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। हाउ की पूरी ताकत निकल गई, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। वह उदास होकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। तभी कुछ लड़कियां उसकी मदद के लिए आगे आईं, लेकिन लॉन्ग ने उन्हें यह कहकर दूर भगा दिया कि हाउ ठीक नहीं महसूस कर रहा है। वह मन ही मन में सोचने लगा कि क्या इस नई दुनिया में सच में वह इतना कमजोर हो गया है कि एक बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकता। उसे लगा कि यह उसका सबसे बड़ा फेलियर है। तभी उसने मन में ठान लिया कि उसे इस दुनिया में एक असली मर्द बनने के लिए दोबारा से कसरत करनी होगी। मारे हीरो हो से जो अपने स्कूल के परिसर में हल्के फुल्के अंदाज में टहल रहा होता है। चारों तरफ का माहौल बिल्कुल साधारण है, लेकिन जैसे ही वो गुजरता है, स्कूल की लगभग हर लड़की की नजर उसी पर टिकी हुई है। हर कोई जैसे बस उसे ही निहारने में व्यस्त है। इतने में अचानक पीछे से जोर की आवाज आती है। लॉन्ग ऊंची आवाज में चिल्लाता है, अरे हो, जरा रुक तो सही, मेरे लिए भी 1 मिनट रुक जाओ, हमें साथ में टॉयलेट जाना चाहिए। ये सुनकर हो के चेहरे का रंग पल भर में बदल जाता है। शर्म से उसका मन एकदम संकुचित हो जाता है और वह तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन का दृश्य हो जैसे ही स्कूल आता है तो चारों तरफ लड़कियों का शोरगुल सुनाई देता है। हर तरफ बस वही चर्चे हो रहे हैं। लड़कियां आपस में फुसफुसा रही हैं, जरा हो को देखो, कितना हैंडसम लग रहा है। अरे हां, ये तो बिल्कुल पोर्सलीन के गुड्डे जैसा दिखता है। उसकी स्किन तो जैसे चमक रही हो, एकदम सफेद और निखरी हुई। थोड़ी देर बाद वह अपना मोबाइल निकालता है और सोचता है, मुझे अपनी बॉडी को लेकर वाकई कुछ करना होगा। मैं इस समय बहुत कमजोर हूं। न तो ताकत है, न कोई जगह जहां एक्सरसाइज कर सकूं। अगर मुझे असली मर्द बनना है तो मुझे मानसिक तौर पर भी तैयार होना पड़ेगा। वो मोबाइल पर सर्च करता है। जिम और मसल ट्रेनिंग के बारे में एक आर्टिकल देखता है और मन ही मन कहता है, ये आर्टिकल तो सचमुच भरोसेमंद लग रहा है, मुझे इसे जाकर चेक करना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ मसल्स ट्रेनिंग करूंगा और बस अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान दूंगा तो क्या यह काफी होगा? नहीं, मुझे अपने दिमाग को भी तैयार करना पड़ेगा, एक असली मर्द की तरह। उसी समय जब वो मोबाइल पर गहराई से पढ़ रहा होता है तो अचानक एक लड़की उसके पास आ जाती है। ये लड़की है युवान, जो उसकी क्लास में ही बैठती है। हो चौंक जाता है, ये कब आ गई मेरे पास? मैंने तो इसे आते हुए देखा ही नहीं। युवान मुस्कुराते हुए कहती है, अरे हो, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी। तुम अपने आर्टिकल में इतने डूब गए थे कि मेरी आवाज सुनी ही नहीं। क्या बात है, पहले के मुकाबले तुम आजकल कुछ ज्यादा ही अलग लग रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लड़की ने तुम्हें मैसेज किया हो और बता दिया हो कि वो तुम्हें पसंद करती है? वो ये बात कहते कहते उसके करीब आ जाती है, इतनी करीब कि हो का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो जाता है। हो घबराहट में जल्दी से कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं एक ट्रेडिशनल लड़का हूं। इतने करीब आना, वो भी पब्लिक में, ये हमारी इमेज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन युवान शरारत से अपना हाथ उसके कंधे से हटाकर सीधे उसके सीने पर रख देती है। वाह, तुम्हारे हाथ तो वाकई में बहुत सॉफ्ट हैं और तुम तो सच में काफी हैंडसम हो। यह सुनकर हो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है और कहता है, जरा अपने आप पर ध्यान दो, ऐसी हरकत लड़कियों को नहीं करनी चाहिए। युवान हंसते हुए फिर से कहती है, तुम आज वाकई अलग लग रहे हो। पहले तो तुम कभी ऐसे बर्ताव नहीं करते थे। हो मन ही मन सोचता है, मुझे तो सच में याद ही नहीं कि मैं पहले कैसा हुआ करता था। वैसे भी मेरी यादें तो दूसरी दुनिया की हैं। मुझे नहीं पता कि इस शरीर की पिछली जिंदगी कैसी थी।
युवान उसकी ओर और झुकती है और कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ठीक से नींद नहीं ली? थोड़ी रिलैक्सेशन की जरूरत है तुम्हें। चलो, मैं तुम्हें एक शानदार मसाज देती हूं, जो हमारे घर की पुरानी परंपरा है। सारी थकान दूर कर दूंगी। हो तुरंत उसका हाथ पकड़कर दूर करता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। युवान की शरारती मुस्कान और नखरे देखकर हो का मन सचमुच घबरा जाता है। वो सोचता है, ये लड़की तो कमाल की ताकतवर है। इसे दूर करने की ताकत तो मुझ में अभी है ही नहीं। मैं कितना कमजोर हूं। इसी बीच क्लासरूम का माहौल अचानक बदलता है। टीचर की तेज आवाज गूंजती है, सब लोग अपनी अपनी सीट पर वापस जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। क्लास की इंग्लिश टीचर मिस मेडल अंदर आती हैं। वो सबको बैठने का इशारा करती हैं और पढ़ाना शुरू करती हैं। हो जैसे ही अपनी किताब खोलता है तो हैरान रह जाता है। ये क्या? जो भी कंटेंट मैं पढ़ रहा हूं, सब मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। वो सोचता है, मैं तो हाई स्कूल से कई साल पहले ग्रेजुएट हो चुका था, फिर भी अब सब कुछ इतना आसान क्यों लग रहा है? शायद ये शरीर पहले से ही पढ़ाई में टॉप रहा होगा। उसे एहसास होता है कि इस दूसरी दुनिया में आने का ये सबसे बड़ा फायदा है। तभी पीछे से टीचर उस पर नजर डालती हैं और पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? आज का मौसम काफी गर्म है, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाकर इंफॉर्मेशन डेस्क पर आराम कर सकते हो। क्लास में कुछ लड़कियां फुसफुसाती हैं, ये तो बड़ा अजीब है, कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुना था ये कुछ दिन पहले सीढ़ियों से गिरा था, शायद उसी वजह से इसका दिमाग गड़बड़ हो गया है। ये बातें सुनकर हो का मन अचानक उदास हो जाता है। वो मन ही मन कहता है, लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, उन्हें क्या पता? फिर गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, अब बस, मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं। जो करना है वो मैं अपने तरीके से करूंगा। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लॉन्ग और हो के साथ जो आपस में बातें करते हुए और इधर उधर टहलते हुए दिखाई देते हैं। तभी लॉन्ग अचानक हंसते हुए कहता है, अरे भाई हो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। इस पर हो हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए आज मुझे कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही है। हो के मन में जैसे ही ये बातें चल रही होती हैं, अचानक वहां एक नई लड़की की एंट्री होती है। हाथ में बास्केटबॉल पकड़े वो बड़ी शान से गोल करती है और गर्व से कहती है, देखो, आज मैंने एक नहीं बल्कि 3-3 पॉइंट शॉट्स मारे हैं। तभी जब वो रास्ते पर चल रहा होता है, पीछे से अचानक एक लड़की आती है और मजाकिया अंदाज में उसके पिछवाड़े पर जोर का थप्पड़ मार देती है। हो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और पलट कर देखता है तो वो लड़की शरारत भरी हंसी के साथ कहती है, अरे जरा रुकिए तो सही, तुम्हारा पिछवाड़ा तो सच में गजब का है। हो घबराता हुआ वहां से जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक और लड़की तेजी से उसके पास आती है और जाने अनजाने में उस पर हल्का सा गिर जाती है। लड़की झेंपते हुए कहती है, ओह सॉरी, मेरा एक्सीडेंटली धक्का लग गया। हो अब तक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और घबराया हुआ है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कभी कोई उसके पिछवाड़े को लेकर बातें कर रहा है तो कभी कोई अचानक उसे छूकर भाग रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि यहां की लड़कियां लगातार उसे कैटकॉल कर रही हैं, उसकी बॉडी और खासकर उसके पिछवाड़े की तारीफ कर रही हैं। हो मन में सोचता है, हे भगवान, ये सब तो रिवर्स जेंडर रोल्स की वजह से हो रहा है। यहां तो जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मुझे तो अपनी धरती यानी अर्थ पर लौटना चाहिए। यहां रहना तो जैसे कोई मजाक बनता जा रहा है। अभी वो इन अजीबो गरीब सिचुएशन से उबर भी नहीं पाता कि एक और लड़की अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो सीधे और बेबाक अंदाज में कहती है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मुझे तुम बेहद पसंद आए हो। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? इतना कहकर वो लड़की उसे एक प्यारा सा गिफ्ट भी थमा देती है। हो इस अचानक हुए प्रपोजल से पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, क्या बात है, बिना किसी भूमिका के सीधे आकर प्रपोज कर दिया। मैं तो ऐसी चीजों का बिल्कुल भी आदी नहीं हूं। सच कहूं तो अभी मेरी मानसिक हालत इस काबिल ही नहीं कि किसी रिश्ते के बारे में सोचूं। वो बिना समय गंवाए विनम्रता से उस लड़की का प्रस्ताव ठुकरा देता है और कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन फिलहाल मैं किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। मेरी मेंटल हेल्थ पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ये कहकर वो लड़की को सौम्यता से रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है।
तभी उसका दोस्त लॉन्ग चमकती आंखों के साथ उसके पास आता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, भाई, ये इस महीने का तुम्हारा लगातार 20वां कन्फेशन था जिसे तुमने मना किया है। यार, तुम तो कमाल कर रहे हो। यहां लड़कियां लड़कों को प्रपोज करती हैं और तुम सबको रिजेक्ट करते जा रहे हो मन ही मन झुंझलाकर सोचता है, हे भगवान, ये कैसी बकवास दुनिया है। जल्दी से मुझे कैफेटेरिया पहुंचना चाहिए, वरना भूख के मारे मेरा हाल और भी खराब हो जाएगा। फिर वो दोनों कैफेटेरिया की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर जब वो लाइन में खड़े होते हैं तो हो सोचने लगता है कि आखिरकार उसे खाने में क्या ऑर्डर करना चाहिए। तभी उसकी नजर पास के लड़कों की प्लेट्स पर पड़ती है और वो दंग रह जाता है। हर लड़के की प्लेट में बस चम्मच भर खाना है। हो हैरान होकर लॉन्ग से पूछता है, भाई, ये स्कूल के लड़के सच में इतना कम खाते हैं या मुझे ही ऐसा लग रहा है? लॉन्ग हंसते हुए जवाब देता है, हाँ भाई, यहां के लड़के डाइट पर रहते हैं ताकि अपनी बॉडी को स्लिम और फिट रख सकें। ज्यादा खाना मोटा कर देगा। ये सुनकर होके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, क्या सच में? अगर इतना कम खाओगे तो सड़क पर चक्कर खाकर गिर जाओगे। वह कहता है, मुझे एक राइस स्टेक चाहिए। मुझे हर चीज का बड़ा हिस्सा चाहिए। मुझे अच्छा एशियन राइस भी दो। लॉन्ग हैरान होकर कहता है, तुम इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो? तुम मोटे हो जाओगे। जांग हां हंसकर जवाब देता है, एक असली मर्द को ज्यादा खाना चाहिए। मुझे व्यायाम करने के लिए खाना होगा। तुम नहीं समझोगे। कैफेटेरिया में सब उसे घूर रहे हैं और फुसफुसा रहे हैं, ओ माय गॉड, ये इतना क्यों खा रहा है? लगता है ये बस दिखावा कर रहा है। तभी ली फांक आकर कहता है, तुम इतना क्यों खा रहे हो? तुम तो किसी मजबूर मजदूर की तरह लग रहे हो जो भारी काम करता है। हमारा लड़का उसे घूरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? ली फांग जवाब देता है, जांग हां, क्या तुम फिर मजाक कर रहे हो? हम साथ पढ़ चुके हैं, या फिर तुम इतना मोटा हो गए हो कि तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ गया? जांग हां पलट कर कहता है, तुम्हारी नजरें खराब हैं। पहले तुम प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ाते हो, अब मोटे लोगों का। यानी तुम नस्लवादी भी हो और फोबिक भी। हर तरह की गंदी सोच से भरे हो। ली फांग हक्का बक्का रह जाता है और रोने लगता है। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़कियां ली फांग का पक्ष लेने लगती हैं। जांग हां ने उसे रुला दिया। ये बिल्कुल अनावश्यक था। लेकिन साफ दिख रहा है कि ली फांग सबको भावनाओं से भटका रहा है। जनता की राय जांग हा के खिलाफ होती दिख रही थी कि तभी एक और लड़की बीच में बोल पड़ती है, जांग हा, कितना खाता है ये उसका मामला है। क्या तुम कह रहे हो कि लड़के ज्यादा नहीं खा सकते? ये तो अपने ही जेंडर के खिलाफ भेदभाव है। वह लड़की जांग हां की तरफ मुड़कर कहती है, तुम आज बहुत भूखे लग रहे हो ना? अगर तुम्हें और चाहिए तो। जांग हां थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। सच कहूं तो ये लड़की काफी सुंदर है। लेकिन ली फांग चिल्लाकर कहता है, शियाओ यान और जांग हा, तुम दोनों। जांग हा उसे बीच में काटकर कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो, वरना चुप रहो और अपने दादाजी को खाना खाने दो। लॉन्ग हैरानी से पूछता है, तुम खुद को दादाजी क्यों कह रहे हो? इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन शियाओ यान को यह अच्छा लगता है। वह कहती है, यह तो और आकर्षक लगता है, जैसे कोई जंगली बिल्ली। ली फांग गुस्से में वहां से चला जाता है। तुम सब पागल हो। शियाओ यान फिर से खाना ऑफर करती है। जांग हा को खाने दो, उसके पास पूरा समय है। जांग हा लॉन्ग से पूछता है, ये लड़की कौन है? लॉन्ग कहता है, क्या तुम्हारा सिर टकराया है? ये जी यून है, इसे तुम पर हमेशा से क्रश रहा है। शियाओ यान लॉन्ग से कहती है, वो गेम याद है जो मैंने तुम्हें बताया था, लीग ऑफ लीजेंड्स, तुमने खेला? लॉन्ग हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं, गेम बहुत मुश्किल है। लड़के ऐसे गेम खेलने के लिए बने ही नहीं हैं। क्या तुम कैंडी क्रश जैसा कुछ नहीं खेलना चाहोगे? जांग हा बीच में बोल पड़ता है, लीग ऑफ लीजेंड्स, तुम एक 5v5 मोबो स्टाइल एरिना पीवीपी गेम की बात कर रही हो? लॉन्ग हैरान होकर कहता है, तुम्हें इसके बारे में क्या पता? तुम तो कहते थे कि गेम तो बस लड़कियों के लिए है। जांग हां पलटकर कहता है, सिर्फ लड़कियां गेम खेलती हैं? यह कैसा लॉजिक है? ज्यान समझाती है, ऐसा नहीं है। लड़के भी खेलते हैं, लेकिन लड़कियां प्रो लेवल पर उनसे बेहतर होती हैं। फिर वह कहती है, तो जांग हां, हम दोनों साथ खेलें? जांग हां खड़ा होकर कहता है, मैं ज्यादातर सपोर्ट या जंगल खेलता हूं। मैं वापस क्लासरूम जा रहा हूं। बॉस लॉन्ग, तुम आ रहे हो?
वो लोग चले जाते हैं। पीछे शियाओ यान बड़बड़ाती है, ओ माय गॉड, ये जांग हा आखिर कब मुझे अपनाएगा? क्लासरूम में जांग हा सोचता है, कोई प्रो प्लेयर यूई या फेकर जैसा नहीं है, लेकिन क्या इस दुनिया में लड़कियां सच में इतनी अच्छी हैं? अगर स्किल लेवल वैसा ना हो तो मुझे कोई मैच देखना चाहिए। वह फिर सोचता है, इस दुनिया में असली मर्द होने की परिभाषा क्या है? वह लॉन्ग से पूछता है, वो लड़की कौन है जो खिड़की के पास अकेली बैठी है? लॉन्ग कहता है, तुम उसका मतलब ले रहे हो? उसका नाम मिंग हुआ है, नई ट्रांसफर स्टूडेंट। फिर लॉन्ग शर्माकर पूछता है, हे बॉस, क्या तुम्हें वो पसंद है? जांग हां जवाब देता है, मतलब हां, वो सुंदर है, लेकिन वो बात नहीं करती। पता नहीं। जांग हां लॉन्ग को खींचकर कहता है, बकवास बंद करो, अभी जाकर उससे बात करो। चलो बॉस। लेकिन लॉन्ग हिचकिचाता है। वह उसके पास जाकर कहता है, हेलो, मैं तुम्हारा क्लासमेट जांग हा हूं और ये लॉन्ग हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मिंग हुआ। आमतौर पर लड़कियां उस पर झुंड बनाकर आती, लेकिन ये लड़की अलग थी। जांग हा सोचता है, इसकी कहानी क्या है? वह लॉन्ग को इशारा करता है, कुछ बोलो। लॉन्ग अटकते हुए पूछता है, तुम कैसी हो? वो लड़की जवाब देती है, अच्छी। जांग हां उसकी किताब देखकर पूछता है, क्या तुम नॉवेल पढ़ रही हो? लॉन्ग बीच में कहता है, रुक जाओ, वो बात नहीं करना चाहती। लेकिन जांग हां कहता है, नहीं, मेरा दोस्त सोचता है कि तुम बात नहीं करना चाहती है क्या? लड़की जवाब देती है, इस पर मेरी कोई राय नहीं। जांग हा सोचता है, शायद ये थोड़ी एंटी सोशल है। वह हाथ बढ़ाता है, अगर तुम कभी बात करना चाहो तो दोस्त बनते हैं। लड़की थोड़ी झिझक कर कहती है, ठीक है। जांग हा को लगता है, यही मेरी यात्रा की शुरुआत है, असली मर्द बनने की। तभी यान युआन आ जाती है। तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट को क्यों परेशान कर रहे हो? जांग हा को आइडिया आता है, बिंगो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वह मिंग हुआ से कहता है, क्या तुम इस लड़की से दोस्त बनना चाहोगी? वो हिचकिचाती है, लेकिन जांग हा आंख मारता है। आखिरकार वो कहती है, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। यान कहती है, थैंक यू। वह मुस्कुराकर जवाब देता है। घर पर जांग हा सिग्मा मेल म्यूजिक सुन रहा है। कैन यू ब्रेक माई हार्ट? अचानक उसकी बहन कमरे में आती है। तुम यहां कमरे में क्या कर रहे हो? वह जवाब देता है, बस म्यूजिक सुन रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? वो पास आकर पूछती है, क्या हुआ जांग हा? वह टाल देता है, कुछ नहीं। वो और पास आकर कहती है, क्या मैं भी सुन सकती हूं? जांग हा घबरा जाता है, ओ माय गॉड, ये इतनी पास क्यों आ रही है? वो कहती है, लगता है तुम्हें रॉक म्यूजिक पसंद है। तुम बाकी लड़कों से अलग हो। अलग होना इतना भी बुरा नहीं है ना? जांग हा सोचता है, ये इतनी पास क्यों आ रही है? मुझे क्या करना चाहिए? असली मर्द क्या करता? उसके कंधे पर फरिश्ता और शैतान बहस कर रहे हैं। फरिश्ता कहता है, सब्र करो, सिग्मा मेल का रास्ता है प्रलोभन का विरोध करना। शैतान कहता है, भूल जाओ, असली अल्फा मेल को मौका मिलते ही कब्जा करना चाहिए। घबराहट में जांग हा उसे पकड़कर बिस्तर पर गिरा देता है। वो हैरान होकर कहती है, जांग हा, क्या तुम मुझे गले लगाना चाहते हो? वो पसीने से तर होकर कहता है, नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब याद कौंधती है, तुम मेरी हो, जहां भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वह डर कर पीछे हट जाता है। ये क्या था? ये याद क्यों आई? उसकी बहन चिंतित होकर उसके कंधे पकड़ती है। तुम बीमार हो क्या? तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है। वो कहता है, मुझे बस नींद चाहिए। क्या छोटे बालों में मैं अच्छी लगूंगी? वो जवाब देता है, तुम किसी भी स्टाइल में अच्छी लगती हो। वह सोचता है, ये सिर्फ मुझे लग रहा है या मेरी देवी और मेरी बहन दोनों ही अजीब हैं। फिर तय करता है, मुझे बीटा मेल वाली इमेज छोड़नी होगी। जांग हा हेयर सैलून जाता है। अटेंडेंट कहता है, क्या आप हेयर कट के लिए आए हैं? आप तो पहले से बहुत सुंदर लग रहे हैं। जांग हा कहता है, मुझे बस छोटे बाल चाहिए, सुंदरता की चिंता नहीं। हेयर स्टाइलिस्ट हैरान होती है, ऐसा रिक्वेस्ट पहली बार सुना है। चलो, मैं तुम्हें और भी हैंडसम बना दूं। काफी देर बाद बाल कटते हैं और जांग हा सोचता है, हे भगवान, छोटे कराए थे, पर मैं और भी क्यूट लग रहा हूं। स्टाइलिस्ट कहती है, पैसे मत दो, बस एक फोटो ले लूं, प्रमोशन के लिए। वह मना कर देता है, नहीं, फोटो नहीं,
मैं पैसे दूंगा। घर आकर वह सोचता है, ये हेयर कट डोमिनेंट मेल वाला नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल तो ठीक है। फिर कपड़ों की तरफ देखता है। ये सब फ्लर्टी कपड़े क्यों हैं? मुझे कुछ नया चाहिए। उसी वक्त उसके पापा पूछते हैं, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? वो समझाता है, डैड, आंखों में आ रहे थे, इसलिए कटवा लिए। पापा गुस्से में कहते हैं, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तभी किन किन बीच में आकर कहती है, ये क्या चल रहा है? पापा, आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज में हल्की चिंता और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। तभी हमारा हीरो बिना ध्यान दिए गलती से उसकी छाती से टकरा गया। एक पल के लिए हवा थम सी गई, लेकिन वह मुस्कुराई और बड़ी सहजता से बोली, कोई बात नहीं। फिर उसने अपने पापा की ओर देखा और प्यार भरे लहजे में कहा, पापा, गुस्सा कम करिए, वरना यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी मासूमियत में भी एक अजीब समझदारी छिपी थी, जो हर किसी को प्रभावित कर सकती थी। फिर उसकी नजरें जांग हा पर टिक गईं। वह कुछ देर उसे देखती रही, मानो जांग हा की हर हरकत और हर भाव को अपने भीतर उतार रही हो। उसके मन में एक ख्याल आया, छोटे बालों में तो जांग हा और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसका पापा धीरे धीरे वहां से चले गए। फिर वह जांग हा को अपने कमरे में बुलाती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वह हैरान होता है, उसका कमरा कैसा होगा? दोनों धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़े। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल में एक नाजुक सी ताजगी महसूस हो रही थी। जांग हा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसकी नजर उस पर पड़ी जो कुछ हाथ में पकड़कर खड़ी थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने ये तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी में लिया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह छोटा सा पैकेट जांग हा को सौंपा। जांग हा ने जैसे ही पैकेट खोला, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि यह कोई आम उपहार नहीं, बल्कि एक खूबसूरत क्रिस्टल था। कुछ समय बाद अगला सीन आता है। जांग हा अपने फोन की ओर देखता है और एक नोटिफिकेशन आता है। उसने जल्दी से देखा और खुशी से झूम उठता है। पता चला कि उसने जो नेक्सो मनवा भाई के नॉवेल्स पोस्ट किए थे, उन्हें अब अप्रूव कर दिया गया है। आपका नॉवल वेब नॉवल के लिए साइनिंग एप्लीकेशन पास कर चुका है। कृपया जिम्मेदार एडिटर से संपर्क करें। जांग हा बेहद उत्साहित हो उठता है। आखिरकार, अब मैं कुछ पैसे कमाना शुरू कर सकता हूं। वह सोचता है कि हर दिन कहानी लिखना मुश्किल है, लेकिन बिना पैसों के जीने से तो बेहतर है। खुश होकर वह तय करता है, चलो आइसक्रीम खरीदकर जश्न मनाता हूं। दुकान की ओर जाते हुए उसे लगता है कि यह दुकान कुछ जानी पहचानी है। उसे याद आता है कि जब उसने उस लड़की को पहली बार देखा था, तो उसे लगा था कि वह उसकी सीनियर है। उसका शरीर बहुत नाजुक था, मगर उस दिन वह छोटा सा शरीर उसे बहुत बड़ा लगा। वह लड़की थी मे, उसके घर के पास वाली किराने की दुकान वाले अंकल जीन की बेटी। वह प्यारी और मनमोहक थी। जिस दिन उसने उसकी रक्षा की थी, उसके बाद जांग हा अक्सर उस दुकान पर जाने लगा। एक दिन उसने हिम्मत कर कहा, मिस मे, मुझे आप बहुत पसंद हैं। लेकिन मे ने हंसकर जवाब दिया, ओह, माफ करना, मुझे मसल्स वाले लड़के पसंद हैं। जांग हा सोचता है, धत्त तेरी, भाई, यही तो इशारा था कि जिम शुरू कर देना चाहिए था। उस दिन से वह एक्सरसाइज और अपने शरीर को ट्रेन करने में पागल हो गया। एक दिन मैं क्रिस बमस्टेड जैसा बनूंगा और उसकी रक्षा करूंगा, उसने अपने आप से वादा किया। वर्तमान में लौटते हुए अब वह स्मार्ट और आत्मविश्वासी है। वह सोचता है, अगर इस बार मैंने उसे प्रपोज किया तो जरूर सफलता मिलेगी। जैसे ही वह दुकान में दाखिल होता है, अंदर किसी को पैसों की बात करते सुनता है। तभी अचानक में सामने आती है। हे भगवान, बहन में। वह दंग रह जाता है। उसकी शक्ल बिल्कुल पहले जैसी है, बस एक चीज बदली है, उसका शरीर। वह मन ही मन चौंकता है। ओ माय गॉड, ये तो पक्का जूसिंग कर रही है। अगला दृश्य शुरू होता है जब वह कुर्सी पर बैठा होता है और मे तरबूज लेकर आती है। लगता है वह बेहोश हो गया था। वह बड़बड़ाता है, नहीं मिस मे, मैं नहीं चाहता। तभी मे उसका कंधा पकड़ती है और कुर्सी उसके जोर से टूट जाती है। अरे तुम ठीक तो हो? मे घबराकर पूछती है। वह तुरंत कलाबाजी खाते हुए उठ खड़ा होता है। मैं ठीक हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। मैं उसे अपना नंबर देना चाहती है, लेकिन वह घबराकर सोचता है, धत्त तेरी, वो नाजुक सी लड़की अब किंग कॉन्ग बन गई है। मुझे तुरंत मूवा थाई की क्लास ज्वाइन करनी होगी। मुझे अपनी बहन के लिए गिफ्ट और अपने कपड़े भी खरीदने हैं। धत्त तेरी, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। वह आह भरता है,
लिंग बदल भी जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो पैसा ही है। तभी एक आवाज आती है, तुम वापस आ गए? वह चौंकता है। हे भगवान, बहन किनकिन, क्या तुम योगा कर रही हो? वह सिर हिलाती है। हाँ, बस लड़के जो करते थे वो थोड़ा ट्राई कर रही थी। वह सोचता है, क्या इस दुनिया में लड़के योगा करते हैं? वह उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वह पीछे हटता है। अरे लड़की, हाथ कहाँ ले जा रही हो? वह सलाह देती है, तुम्हें मजबूत होना चाहिए ताकि स्कूल में कोई तंग न कर सके। वह शर्मिंदा हो जाता है। ओह माय गॉड, उसकी नजरों में मैं इतना कमजोर हूं। खुद को साबित करने के लिए वह कहता है, बहन किनकिन, क्या तुम मेरे साथ आर्म रेसलिंग करोगी? वह मान जाती है। वह बोलता है, जो हारेगा उसे विजेता की एक बात माननी होगी। वह सहमत होती है और दोनों शुरू करते हैं। ये सिर्फ आर्म रेसलिंग नहीं है, ये मेरी इज्जत की लड़ाई है, वह सोचता है। वह अपने अरबों पुरुष पूर्वजों की ताकत जुटाता है, लेकिन किनकिन देख लेती है कि वह ज्यादा जोर लगा रहा है और चोट खा सकता है। वह मैच रोक देती है। तुम ठीक हो? वह हार मान लेता है और पूछता है, तो बताओ, तुम्हारा इनाम क्या है? वह बस कहती है, मुझे घुटनों का तकिया बनकर देखना है। जांग हा उलझन में पड़ जाता है, लेकिन मान जाता है। सोचता है, ओह माय गॉड, वह तो लाल हो रही है। जब उसे एहसास होता है कि मे का मतलब है उसे मेरी गोद में सिर रखकर लेटना है, तो वह दंग रह जाता है। तो मैं गोद का तकिया हूं। जब वह उसकी गोद में सिर रखती है, जांग हा सोचता है, वह चाहे जितनी देर लेटी रहे। अगला दृश्य शुरू होता है जब वह अपना नॉवल लिख रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। यान युआन, स्कूल की सुनहरे बालों वाली लड़की, उसे अम्यूजमेंट पार्क चलने का निमंत्रण देती है। वह बताती है कि युआ और लॉन्ग लॉन्ग भी वहां होंगे। उसी समय खिड़की के बाहर से शोर सुनाई देता है। वह देखता है कि लॉन्ग लॉन्ग और उसकी बहन जैसी कोई लड़की है। वह अचानक उस पर कूद पड़ती है। वह हैरान हो जाता है। ये लड़की कौन है? लॉन्ग पूछता है। तुम्हें याद क्यों नहीं? लड़की दुखी होकर रो पड़ती है। तुम मुझे कैसे भूल गए? लॉन्ग समझाता है। उसे देखे हुए तुम्हें 4 साल हो गए हैं। तुम्हें याद न होना स्वाभाविक है। हालांकि जांग हा अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना चाहता, लॉन्ग जिद करता है। तुम्हें दोस्तों की जरूरत है। आखिरकार जांग हा मान जाता है। ठीक है, चलो कपड़े बदल लो। तैयारी करते वक्त लॉन्ग की बहन उसकी तस्वीर लेती है और कहती है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। सब मिलकर हॉन्टेड हाउस जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, लॉन्ग पहले से घबराया हुआ कांपने लगता है। मुझे अंदर नहीं जाना। जांग हा उसे हौसला देता है। चलो, तुम मर्द हो, ऐसा मत करो। फिर वे तय करते हैं कि कौन किसके साथ जाएगा, और नतीजा यह निकलता है कि युआन और लॉन्ग की बहन साथ जाते हैं, जबकि जांग हा और युआ साथ हो जाते हैं। हॉन्टेड हाउस में चलते हुए जांग हा पूछता है, हे युआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वह जवाब नहीं देती तो वह कहता है, अगर डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लो। वह चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है। डरावने माहौल में चलते हुए जांग हा कंकाल देखता है, लेकिन बेफिक्र होकर मजाक करता है, सॉरी भाई, मुझे जल्दी है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि युआ कहीं गायब है। वह चिंतित होकर उसे ढूंढता है। तभी अलमारी से हल्की आवाज आती है, मैं यहां हूं। अलमारी खोलकर वह युआ को रोते हुए पाता है। वह धीरे से दिलासा देता है, डरो मत, मैं हूं। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और थोड़ा शांत हो जाती है। कुछ समय बाद वे हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलते हैं। लॉन्ग चिल्लाता है, मैं फिर कभी अंदर नहीं जाऊंगा। युआन चिढ़ाती है, तुम लोग तो बहुत देर तक अंदर थे। जांग हाँ उसकी पेशानी पर उंगली से चुटकी काटता है, बकवास मत करो। युआ थकी हुई दिखती है और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। सब घबरा जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन जांग हा शांति से कहता है, उसे बस बेंच पर लिटा दो, शायद डर से बेहोश हुई है। वे उसे बेंच पर लिटा देते हैं। लॉन्ग कहता है, तुम्हें मुंह से मुंह लगाकर सांस देनी चाहिए। युआन विरोध करती है, नहीं, बस एम्बुलेंस बुलाओ। स्थिति बिगड़ती देख जांग हा कहता है, चुप रहो, बस पानी और खाना ले आओ। फिर वह युवा का सिर अपनी गोद में रखकर उसके कान धीरे धीरे दबाता है। वह होश में आती है। तुम क्या कर रहे हो? वह समझाता है, मैं बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। वह स्वीकार करती है, मुझे बहुत डर लग रहा था। वह दिलासा देता है, अब सब ठीक है, अगली बार हॉन्टेड हाउस से दूर रहना। वह सिर हिलाती है और आंखें बंद कर फिर से सो जाती हैं।
जांग हा सोचता है, यह इस दुनिया की सबसे शांत और सबसे शर्मीली लड़की है जिसे मैंने देखा है। उसका स्वभाव बड़ा अजीब है। कुछ देर बाद सब युवा से पूछते हैं, अब कैसा लग रहा है? वह कहती है, मैं ठीक हूं। यान युआन सुझाव देती है, चलो अब एम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। लेकिन जांग हा कहता है, नहीं, आज यहीं खत्म करें, घर चलते हैं। युवा उसका हाथ पकड़कर जोर देती है, चलो साथ चलें। यान युआन और लोंग की बहन को यह पसंद नहीं आता। बाद में वे एक शानदार विला में पहुंचते हैं। मालिक नुमा नौकरानियां उनका स्वागत करती हैं। बटलर युवा को डांटता है, मिस, आप इतनी दूर खेलने कैसे चली गईं? आपको इतना दूर नहीं जाना चाहिए था। सब हैरान हो जाते हैं, युवा इतनी अमीर है? बटलर आगे कहता है, तो आप सब युवा के दोस्त हैं। माफ कीजिए, मेरा रवैया रूखा था। यह लीजिए, चाय, सॉप डेंटेशन स्प्रिंग वाटर और खास शेफ द्वारा बनाए गए पेस्ट्रीज। सब महंगे पकवान देखकर दंग रह जाते हैं। युवा कपड़े बदलने अपने कमरे में चली जाती है। सब अब भी हैरानी में हैं। सोचा भी नहीं था कि वो इतनी अमीर है। लेकिन जांग हा ज्यादा प्रभावित नहीं दिखता। जैसे ही वे विला में घूमते हैं, बटलर फिर युवा को समझाता है, मिस, आज आप बहुत दूर आ गई। अगली बार ऐसा मत कीजिए। सब चिंतित हो जाते हैं। युवा अचानक रुककर पूछती है, क्या पापा ने घर फोन किया? मां कहाँ हैं? बटलर जवाब देता है, नहीं, वे बहुत व्यस्त हैं। युवा सवाल करती है, तो पापा ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बटलर समझाता है, मुझे लगता है वे विदेश में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन यकीन है कि वे आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे। युवा बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। बटलर उदास नजर आता है। कुछ देर बाद युवा लौटती है, अब और भी शानदार कपड़ों में सजी हुई, जबकि बाकी सब लोग उसकी अमीरी देखकर अब भी दंग हैं। जेन्हा उसकी चाल ढाल में बदलाव नोटिस करता है। हालांकि वह पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अब वह एक बेजान गुड़िया जैसी दिखती है। वह सोचता है और पूछता है, अरे तुम्हें क्या हुआ? वह उदासी से जवाब देती है, पापा ने फिर से मुझे फोन नहीं किया। उसे दिलासा कैसे दे, यह समझ न पाकर वह झिझकते हुए कहता है, मैं क्या करूं? पर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जेन्हा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। दोनों उसके कमरे की ओर बढ़ते हैं, जिसे देखकर जेन्हा हैरान हो जाता है कि वह कितनी स्त्री सुलभ और नाजुक चीजों से सजा है। वह जिज्ञासा से पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह जवाब देती है, पापा मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन बहुत बिजी रहते हैं। वह आगे पूछता है, और तुम्हारी माँ? वह बताती है, वो तो और भी ज्यादा बिजी हैं। जेन्हा समझ जाता है, तो तुम हमेशा अकेली रहती हो? वह बस हां कहती है। फिर बताती है कि उसकी मां इस शहर की मेयर है और उसके पापा हमेशा सफर पर रहते हैं। भले ही वे दोनों उसके साथ नहीं रहते, बटलर हमेशा कहता है कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वह सोचती है, क्या मैं सच में उस पर भरोसा कर सकती हूं? जेन्हा उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, भविष्य में अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो मेरे पास आ जाना, हम साथ टाइम बिताएंगे। अचानक उत्साह में वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरे साथ आओ। वह उसे एक ऐसे कमरे में ले जाती है जो हथियारों से भरा हुआ है। वह उत्साहित होकर उसे अपनी पसंदीदा बंदूक दिखाती है। जेन्हा चौंक कर सोचता है, अगर मैं इसे घर ले गया तो पिट जाऊंगा। वह मुस्कुराते हुए जोर देती है, यह मेरी सबसे कीमती चीज है। दोस्त एक दूसरे को तोहफे दे सकते हैं और मैं जिंदगी भर तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं। जेन्हा थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए कहता है, हम बिना बंदूक के भी दोस्त बन सकते हैं। वह उसे कसकर गले लगाती है और कहती है, हमें हमेशा साथ रहना है, कभी अलग नहीं होना। जेन्हा सोचता है, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगला चैप्टर शुरू होता है जब वे युवा के घर से बाहर निकलते हैं। चलते हुए लोंग लोंग कहता है, उसे अलग कपड़ों में देखकर मुझे भी नए कपड़े खरीदने का मन हो रहा है। जेन्हा सहमत होता है, हां बिल्कुल, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। लोंग लोंग सुझाव देता है, तो चलो कल शॉपिंग चलते हैं। वे शॉपिंग करने जाते हैं। जब लोंग लोंग प्यारे कपड़े ट्राई कर रहा होता है, जेन्हा सोचता है कि कौन सा कपड़ा उसके इमेज पर सूट करेगा। शॉपिंग खत्म होने के बाद वे कुछ खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स पहुंचते हैं। वहां जेन्हा नोटिस करता है कि कोई लड़की उन्हें घूर रही है।
वह असहज होकर सोचता है, हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। उसी दौरान कोने में बैठी लड़की सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, मैकडॉनल्ड्स में एक छोटा हैंडसम लड़का है। मैं सच में उससे शादी करना चाहती हूं और उसे घर ले जाना चाहती हूं। वह हार्ट शेप आंखों वाला इमोजी लगाकर पोस्ट भेज देती है। लॉन्ग लॉन्ग देखता है कि जेन्हा ने टोपी पहन रखी है और पूछता है, अचानक टोपी क्यों पहन ली? जेन्हा जवाब देता है, मैं बहुत हैंडसम हूं, थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग मजाक करता है, सच में तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वरना इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाओगे। जेन्हा हंसते हुए सोचता है, ये तो बड़ा चढ़ाकर कह रहा है, लेकिन हालात जल्दी बदलते हैं। जांघा सोशल मीडिया पर टॉप 5 ट्रेंडिंग टॉपिक में आ जाता है। लड़कियां उसके लुक पर पैदा हो जाती हैं। ये बेमिसाल खूबसूरती असली में नहीं हो सकती। क्या ये सेलिब्रिटी से भी अच्छा नहीं दिखता? चलो इस खूबसूरत लड़के के बारे में सब पता करते हैं। एक लड़की ये पोस्ट देखती है और उसे पहचान लेती है। उसे लॉन्ग लॉन्ग की बहन का वह पोस्ट याद आता है जिसमें लिखा था, जिस दिन मैं एक भगवान जैसे लड़के के साथ एम्यूजमेंट पार्क गई। घर लौटकर जेन्हा इस सारी अटेंशन से थक चुका है। लॉन्ग लॉन्ग उसे कॉल करता है। जेन्हा चिढ़कर जवाब देता है, फिर क्यों कॉल कर रहे हो? लॉन्ग लॉन्ग बताता है, किसी ने तुम्हारी मैकडॉनल्ड्स वाली फोटो पोस्ट कर दी है और अब वह हर जगह शेयर हो रही है। जेन्हा हैरान होता है, सिर्फ एक फोटो है, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन जब वह ट्विटर चेक करता है तो देखता है कि वह पहले ही टॉप 4 ट्रेंडिंग टॉपिक में है। वह कराहता है, मैंने क्या कर दिया? फिर खुद को दिलासा देता है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब भूल जाएंगे। वह आराम करने के लिए ट्विच पर गेम स्ट्रीम्स देखना शुरू करता है, पर नोटिस करता है कि जस्ट चैटिंग कैटेगरी, जहां आमतौर पर लड़कियां होती हैं, अब लड़कों से भरी है। वह पबजी स्ट्रीम पर जाता है। खेल तो वही है, लेकिन होस्ट अब एक लड़की है, जो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अपने हालात पर सोचते हुए वह मन में पूछता है, मेरी उम्र अब कितनी है? क्या नाबालिग लाइव गेम स्ट्रीम कर सकते हैं? तभी उसकी बहन घर आती है। वह ये सब देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई अब इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया है। जेन्हा असहज होकर जवाब देता है, ओह, तो अब तुम्हें भी पता चल गया। वह पूछती है, क्या तुम आज लॉन्ग लॉन्ग के साथ बाहर गए थे? लेकिन जवाब देने से पहले ही वह उस पर कूद जाती है। परेशान होकर पूछती है, कहीं तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा? वह उसे आश्वस्त करता है, नहीं, चिंता मत करो, मैं खुद को बचा सकता हूं। वह डांटती है, तुम बहुत भोले हो, इस दुनिया की औरतें तुम्हारे सोच से ज्यादा डरावनी हैं। अगर कभी कोई परेशान करे तो अपनी बहन को बताना, और अगली बार जब बाहर जाओ तो मुझे बताना। वह हामी भरता है। फिर उसे नोटिस होता है कि उसकी बहन के फोन का वॉलपेपर उसकी और एल की फोटो है। वह हैरान होकर सोचता है, ये फोटो किसने ली? अगला चैप्टर शुरू होता है। लड़कियां जांघा को ढूंढ रही हैं और वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग लॉन्ग उसे कॉल करता है, तुम्हें आज स्कूल नहीं आना चाहिए। स्कूल के गेट पर ढेर सारी लड़कियां खड़ी हैं क्योंकि तुम ट्रेंडिंग में हो। जेन्हा गहरी सांस लेकर कहता है, हे भगवान, मैं स्कूल नहीं जा सकता। वह अपनी बहन से कहता है कि उसकी जगह स्कूल को बता दे। फिर गेम स्ट्रीम करने का प्लान बनाता है। वह लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने का फैसला करता है और अपनी स्किल्स की तारीफ करता है, देखो ये यासुओ। खेल का मजा लेते हुए वह पहले क्वाइट किल फिर पेंटाकिल करता है। आत्मविश्वास से कहता है, लगता है इस दुनिया में भी मेरी गेमिंग स्किल्स कम नहीं हुई हैं। कुछ देर खेलकर वह रात को अपना गेम प्ले लाइव ब्रॉडकास्ट करने की तैयारी करता है। खाना खाकर वह अपने कमरे में जाता है, स्ट्रीमर बनने के लिए तैयार। उसकी बहन कुछ अजीब महसूस करती है। ठीक है, ये मेरा पहला मौका है, थोड़ा नर्वस हूं। जांघो स्ट्रीम शुरू करते हुए कहता है, वेलकम टू समनर्स रिफ्ट। वह दर्शकों का स्वागत करता है। नर्वस होने के बावजूद वह यासुओ को जंगल में खेलता है, लेवल 3 पर ड्रैगन फार्म करता है और गारेन को मार देता है। जिस लड़की के खिलाफ वह खेल रहा है, जो एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, हैरान रह जाती है। वह सोचती है, ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है, किसी नए खिलाड़ी के लिए नामुमकिन। उसका चैट भर जाता है सवालों से, तुम हार कैसे गई? कुछ लोग जेन्हा पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि वह लड़का बनकर खेल रही लड़की है। परेशान होकर वह लड़की कहती है, अब मैं सीरियस हो रही हूं। उसके तेज क्लिक और स्किलफुल मूव्स जारी रहते हैं, फिर भी जेन्हा दुश्मन को मार देता है। वह लड़की भौहें चढ़ाती है,
किसी ने उसके चैट में लिखा कि सामने वाला प्लेयर भी स्ट्रीम कर रहा है। जेनहा बढ़ती ऑडियंस देखकर कहता है, हाँ वो अच्छी है, लेकिन मैं बेहतर हूं। गेम आगे बढ़ता है और उसके चैट में लोग उसे चीटर कहते हैं कि वह लड़की है और लड़के की आईडी से खेल रही है। कुछ लोग सबूत मांगते हैं कि वह लड़का है। गुस्से में जांगहो अपना हेडसेट उठाकर कहता है, सुनो सब लोग, मैं लड़का हूं, और ये बताओ तुम सबने मेरी लाइव स्ट्रीम कैसे ढूंढी। साबित करने के लिए वह कैमरा ऑन करता है और अपने हाथ दिखाता है। चैट पागल हो जाता है, उसके हाथों की तारीफ करता है और चेहरा दिखाने की जिद करता है। कुछ लोग उसके हाथों को लेकर अजीब बातें करने लगते हैं, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है। नए गेम की शुरुआत होती है और सीन कट होकर एक लड़की के ऑफिस में पहुंचता है। वह उसकी स्ट्रीम देख रही है और बड़बड़ाती है, कमाल है, एक और नया टैलेंट। वह सोचती है, अगर इसे साइन कर लिया तो ये कंपनी के लिए पैसा कमाने की मशीन बन सकता है। स्ट्रीम खत्म करके जेनहा कहता है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ये मेरी पहली ब्रॉडकास्ट थी। फिर मिलते हैं दोस्तों। अगले दिन वह लॉन्ग लॉन्ग से स्कूल के बारे में बात करता है। आज कैसा है? क्या अब भी लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं? लॉन्ग लॉन्ग जवाब देता है, कल जितने लोग थे उससे बहुत कम हैं, शायद क्योंकि तुम कल नहीं आए, लेकिन बातें अब भी चल रही हैं। जेनहा राहत की सांस लेता है। अच्छा है, ये पॉपुलैरिटी जल्दी कम हो रही है, कल मैं स्कूल जा सकूंगा। लॉन्ग लॉन्ग फिर पूछता है, तो इन 2 दिनों में घर पर क्या कर रहे थे? जेनहा बताता है, मैं अपनी नॉवेल लिख रहा था और कुछ लाइव स्ट्रीम भी की। हैरान होकर लॉन्ग लॉन्ग चिल्लाता है, क्या तुमने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी? कब? सब बताओ। जांगहा तुरंत उसका मुंह बंद करता है। आवाज धीमी रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और मैंने प्लेटफॉर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया। उसी समय उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, प्रिय यूजर, आपने लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम शुरू की है और आपकी पॉपुलैरिटी अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सीमा तक पहुंच गई है। लॉन्ग लॉन्ग खुशी से कहता है, भाई ये तो बढ़िया मौका है, जल्दी से साइन कर लो। तुम्हारी अच्छी शक्ल से तुम जरूर बहुत पॉपुलर हो जाओगे और खूब पैसा कमाओगे। लेकिन जेनहा हिचकिचाता है, नहीं, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूं। ये लाइव ब्रॉडकास्ट मेरे लिए बहुत असर डाल सकता है और इतनी शोहरत अच्छी नहीं होगी। लॉन्ग लॉन्ग सुझाव देता है, तो फिर जब भी ब्रॉडकास्ट करो मास्क पहन लो, बस कुछ डांस कर दो, लोग तुम्हें गिफ्ट्स देंगे। मैं गेम का लाइव प्रसारण करता हूं, चेहरा दिखाऊं या ना दिखाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो देखता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछा छुड़ाने की कोशिश में जेनहा लॉन्ग लॉन्ग से कहता है, मुझे सुपरमार्केट से कुछ खरीदना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग चला जाता है और जेनहा उन पीछा करने वालों का सामना करता है। मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बाहर आओ। तभी गुलाबी बालों वाली एक लड़की सामने आती है, चेहरे पर कुछ खतरनाक अंदाज लिए हुए। वह चिल्लाती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, इंटरनेट सेलिब्रिटी सीधे मेरे इलाके में। हैंडसम लड़के, दीदी तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है? वह शरारत से जुबान बाहर निकालकर चिढ़ाती है। हैरान जेनहा पूछता है, दीदी आप कौन हैं? पीछे खड़ी दूसरी लड़की चिल्लाती है, तुम्हें हमारी दीदी लियू के बारे में नहीं पता? ये पूरे इलाके की मालकिन है। जेनहा उस लड़की को देखकर कहता है, ओह तुम मिस लियू, मैं आपको नहीं जानता और न ही दिलचस्पी रखता हूं, मुझे घर जाना है। और तभी पीछे वाली लड़की फिर चिल्लाती है, लेकिन इस बार उसकी अपनी गैंग का एक सदस्य उसे मुंह पर घूंसा मार देता है। लियू फिर जेनहा की तरफ देखती है और कहती है कि उसे उसका स्वभाव पसंद है। वह मानती है कि वह उसे नाराज नहीं करना चाहती, बस चाहती है कि जेनहा उसका बॉयफ्रेंड बने। जेनहा इस विचार से ज्यादा खुश नहीं दिखता। वह जानता है कि इस दुनिया में कई लड़कों का सपना होगा कि कोई अमीर औरत उनका ख्याल रखे। सामने खड़ी लड़की सचमुच लंबी और बुरी भी नहीं दिखती। एक पल को उसका मन डगमगाता है, लेकिन फिर उसे रेड मून देवी की कही बात याद आती है। उसे असली मर्द बनना है, किसी पर निर्भर रहकर नहीं। तो भाइयों, इस पार्ट में बस इतना ही। आगे वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि कैसे वो लाल बालों वाली लड़की, जो सच में बेहद ताकतवर है, हमारे हीरो से भिड़ती है। लेकिन इस बार हमारा हीरो भी कम नहीं, वो उसे खतरनाक अंदाज में धूल चटा देता है। और मजेदार बात यह है कि ये पूरी फाइट किसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर ली और इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिससे हमारा हीरो और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। पर असली मजा तो अब शुरू होगा,
क्योंकि अब असली मर्द बनने के रास्ते में उसे कौन कौन सी नई मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, ये सब आप जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर मियर भाइयों, और हाँ, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी ही अगली लेवल की मैनवा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय भाइयों,